उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। और इस बात का एहसास और भी मजबूत तब हो जाता है जब हम उर्दू को हिंदुस्तान के अलावा बैरूनी ममालिक में फ़रोग़ पाते देखते हैं। उर्दू के फ़रोग़ के लिए दुनिया भर में मुख्तलिफ़ शख्सियात ने अपनी खिदमत अंजाम दी और अपनी ज़िंदगी का एक लंबा वक्त उर्दू की खिदमत में सर्फ कर दिया। एक ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ दिल्ली के अशोका होटल में मौजूद हैं, जो दुबई से तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका तारुफ़ आपसे कराना चाहता हूँ। नाम सुनते ही आपके ज़हन में सारी तस्वीर साफ़ हो जाएगी। हमारे साथ हैं सैयद सलाहुद्दीन साहब। सलाहुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। सैयद सलाहुद्दीन साहब एक लंबे अरसे से दुबई में मुकीम हैं और दुबई में जाकर उन्होंने उर्दू का जो एक चिराग जलाया था, आज उसकी रोशनी से ना सिर्फ पूरा दुबई बल्कि पूरी दुनिया में उसकी रोशनी पहुंच रही है। सलाहुद्दीन साहब, आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपका ताल्लुक़ कचौचा शरीफ से है। कचौचा शरीफ की एक छोटी सी जगह में पैदा होकर आप दुबई तक पहुँचे और आलमी सतह पर सब लोग आपको जानने लगे। उर्दू के ताल्लुक़ से मेरा सवाल है कि उर्दू क्या आपको वरसे में मिली और आपकी इब्तदाई तालीम से उर्दू का क्या ताल्लुक़ है? बहुत बहुत शुक्रिया रियाज़ मलिक साहब, आपने ज़हमत उठाई, आप यहाँ तक तशरीफ़ ले आए। उमूमन तो इंटरव्यूज़ स्टूडियो में होते हैं, ये आपकी मुझसे नहीं बल्कि उस ज़ुबान से मोहब्बत का सबूत है। दूसरा आपका सवाल था मेरा ताल्लुक़ हुज़ूर मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी से है। ये यकीनन आपकी जानकारी में होगा कि हुज़ूर मखदूम साहब उर्दू के पहले मुसन्निफ़ थे। इस पर तहक़ीक़ हुई, इस पर रिसर्च हुआ और अब तो बहुत सारे लोग पीएचडी जैसी डिग्री लेकर मौजूद हैं और आने वाली हमारी नस्लों को ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी ये समझने के लिए। तो जाहिर सी बात है, इससे वो आपके सवाल का भी जवाब हो गया कि वर्षे में मिली हुई चीज़ है। उसको लेकर मैं यहाँ से रवाना हुआ। मेरी इब्तदाई तालीम मुकामी तौर पर हुई। उसके बाद लखनऊ और तालीम हासिल करने के बाद मैं दुबई चला गया और वहाँ पर मैंने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से मेरे पास कई डिप्लोमा है। अच्छा, दुबई आप तशरीफ़ लेकर गए तो क्या इस मकसद से गए थे कि वहाँ जाके मुशायरों के हवाले से उर्दू की खिदमत करेंगे, या फिर जो है ज़रिया माश की तलाश में वहाँ पहुँचे थे? यकीनी तौर पर ज़रिए माश की तलाश में गया था। वहाँ की एक बहुत ही मारूफ कंपनी में मैंने अपना सफ़र शुरू किया, लेकिन एक लगाव मुझे था। उसकी वजह ये थी कि ऐसे माहौल में मेरी परवरिश हुई थी जहाँ पर दो चीज़ें एक साथ चल रही थीं। एक तो जिस आस्थाने से हमारा ताल्लुक़, वहाँ पर गंगा जमुनी तहज़ीब देखी ही नहीं बल्कि बसा दी गई थी कि आपको हर वक्त सबके बारे में सोचना है और वो काम करना है जो फलाह और बहबूदी का हो। जाहिर सी बात है, मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर मुशायरे वगैरह कुछ होते नहीं थे, लेकिन मुझे चाहत थी। वो सिलसिला चलता रहा और मैं जिस कंपनी में मुलाजमत कर रहा था, वहाँ के जनरल मैनेजर जलील अहमद साहब, कि मैं उस ज़माने में ऑडियो कैसेट दिया करता था। तो एक दिन जब उन्होंने मुझसे ये पूछा कि भाई क्या कोई नया मुशायरा नहीं हुआ है, तो मैं बहुत खुश हुआ और मैं समझा कि मेरी मेहनत कामयाब हो रही है। बहरहाल फिर रफ्ता रफ्ता वो दिन भी आया कि मैंने फिर उनसे कहा कि सर यहाँ मुशायरा कराइए। तो ज़ाहिर सी बात है, वहाँ पर मुशायरा कराना और इस अंदाज से वो कुछ हमारी बात की उन्होंने मुस्बत अंदाज से तायीद नहीं की, न तरदीद की। एक दिन बुलाया और मुझको सलीम जाफरी साहब से मेरी मुलाकात कराई, मरहूम सलीम जाफरी, और फिर ये तय हुआ कि साहब हम लोग मुशायरा करेंगे। सन 86 वो था और सन 86 में फैज़ साहब का विसाल हुआ था। तो ये जी हाँ, तो ये बयाद फ़ैज़ हमारा पहला था। तो ये हुआ कि बयाद फ़ैज़ जो है वो मनाया जाए।
और उसको मनाया गया और उसको मनाने वाले जो थे वो ओल्ड बॉयज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसकी मेज़बान थी। वो मुशायरा हुआ, होने के बाद साहब जिस दिन होने वाला था उस दिन वहाँ पर टू द एडिटर्स में लोगों ने बहुत कुछ लिखा कि फैज़ साहब का जश्न क्यों अलीग बिरादरी मना रही है जबकि उनका ताल्लुक़ तो अलीगढ़ से रहा नहीं। तो उसमें मरहूम अली सरदार जाफ़री का एक बयान है उस दिन स्टेज से जिन्होंने कहा कि बिल्कुल सही लोगों ने एतराज़ किया लेकिन फैज़ उसका नाम है जिसको अलीगढ़ ने पढ़ा है, तो उनसे बड़ा कौन हो सकता है। बहरहाल फिर ये सिलसिला चलता रहा और उस एक साल के बाद फिर अगले साल से ये हुआ कि जो आपकी जानकारी में होगा कि जश्न मनाया जाए, जश्न कैसे मनाया जाए, एक साल हिंदुस्तान का मनाया जाए, एक साल पाकिस्तान के किसी शहर का, और ये शुरुआत जो हुई वो मरहूम खुमार बाराबंकी से हुई। जश्न खुमार पहला था जश्न, 12 सलीम जाफरी साहब ने मनाया, उनका विसाल हो गया। फिर उसके बाद 2 जश्न उनकी अहलिया शाहिदा जाफरी की क़यादत में हुआ और मैं उनके साथ रोज़े अव्वल से लेकर आखिर तक था और हिंदुस्तान के सभी शोराए कराम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर होती थी और मुझे खुशी इस बात की थी कि मैं उनके साथ हर वक्त रहा। अच्छा, मैं सलाउद्दीन साहब यहीं एक सवाल मेरे जहन में यह आया कि 1986 का सलीम साहब के साथ आपका वो मुशायरा, 1986 का दौर, उर्दू, आज के शायर, आज की उर्दू, दोनों में फ़र्क कैसा महसूस करते हैं? बहुत फ़र्क, बहुत फ़र्क। बड़ा अच्छा सवाल आपका है। आज जब मुशायरे की तरतीब दी जाती है तो बड़ी परेशानी का वो वक्त होता है कि जब हमें इंतखाब में शोराए किराम करना होता है कि हमें इस बार किसको तकलीफ़ देनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा कुछ कहने का हकदार अपने को नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन बड़ी तकलीफ़ें हैं और ये हम लोगों की बदकिस्मती है कि अब वो लोग नहीं रहे। उर्दू 1857 की उर्दू, 1857 के बाद की उर्दू, मुल्क आज़ाद होने के वक्त की उर्दू, मुल्क आज़ाद होने के बाद की उर्दू, और आपने जैसे अपनी बातों में अभी कहा कि अली सरदार जाफ़री, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, इस तरह के लोग उन वक्तों में मौजूद थे और उर्दू जो है अब उतना चलन इतना नहीं रहा है, इंग्लिश मीडियम की तरफ लोग ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं। ख़ुद उर्दू वाले भी अपने बच्चों को उर्दू भी पढ़ाते हैं लेकिन इंग्लिश मीडियम की तरफ राग़िब हो रहे हैं और ना सिर्फ मुल्क बल्कि बाहर पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। उर्दू के हवाले से मेरा सवाल ये है कि उर्दू की खिदमत तो अंजाम दी जा रही हैं, आपने भी अपनी पूरी ज़िंदगी उर्दू के लिए लगा दी है। क्या अभी और हमें मेहनत की ज़रूरत है उर्दू के फ़रोग़ के लिए, और वो कौन से तरीके होंगे? राज मलिक साहब, बड़ा अच्छा आपका ये सवाल है। देखिए, हमारी आपकी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं और हमको सबसे पहले खुद अपने घर से शुरू करना चाहिए। हमारे बच्चों को कम से कम इतना तो आना चाहिए कि वो सबसे पहले अपने ख़ानदान का ही नाम लिख लें उर्दू में। जी। लेकिन इससे मायूसी नहीं है। तो दूसरी खुशहाइनी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो चाहे बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हों, इंग्लिश के बहुत ही अच्छे तालीम याफ्ता बच्चे हों, लेकिन जब वो गुफ्तगू करते हैं तो इतनी अच्छी उर्दू में गुफ्तगू करते हैं कि ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ बोल ही रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे बिल्कुल ही मायूस नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अपने हल्क़ा अहबाब में सबके बच्चे बहुत अच्छी उर्दू बोल रहे हैं। और दूसरी चीज़, उर्दू ख़ुद अपनी हिफाजत कर रही है। अगर कोई ये समझ रहा है कि हमने कोई एहसान उस ज़ुबान पे किया है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। आप मजबूर हैं, कोई वजह रही होगी कि आपने लिख दिया कि साहब ये हिंदी की फ़िल्में हैं। कहाँ हिंदी की फ़िल्में हैं? हिंदी के कवियों को मैं बुलाता हूँ, सब उर्दू में शायरी कर रहे होते हैं। या आप अगर आप इसको और आसान करना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं कि उस ज़ुबान में वो शायरी कर रहे हैं जो आसानी से लोगों तक पहुँच जाए, और यही होना भी चाहिए। वही ज़ुबान सबसे अच्छी है और वो आम जो बोली जा रही है उसी का नाम उर्दू है। पहला मुशायरा सलीम साहब के साथ आपका 1986 में, और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। मुशायरों में जो एक सबसे बड़ी परेशानी आती है, शायरों का इंतखाब। अब उसमें तमाम तर बातें मेरी गायबाना मेरे सवाल में हैं कि शायरों का जो इंतखाब है, उसमें कितनी दुश्वारियाँ आती हैं, क्या वो तरीका है उनको सिलेक्ट करने का, और कभी-कभी प्रेशर भी आता होगा आपके ऊपर? आपका सवाल जो है वो बहुत ही दिलचस्प है, इसका ईमानदारी से मैं जवाब नहीं दूँगा। जी।
हाँ, मैं इसको बता देना चाहता हूँ, बहुत प्रेशर होते हैं, बहुत कुछ होता है और इसको एतराफ़ करने में मुझे ज़र्रा बराबर भी दुश्वारी नहीं है। शिनाख्त करते वक़्त हमारे ज़हन में ये भी आता है कि जो हमारे सामईन आ रहे हैं, उनको भी मद्देनज़र रखते हुए कुछ लोगों को बुलाना है। इसी वजह से आप हमारी फ़हरिस्त में देखते होंगे कि हर तरह के शोरा हज़रात, कवित्री या शायरात आपको मिलती हैं। नौजवान लोगों की भी हम कोशिश करते हैं कि उनकी भी शिरकत हो और तारुफ हम कराएं अपने यहाँ। एक चीज़ मैं आपको और बताना चलूँ, मैंने वहाँ पर वो दौर देखा है कि जब उस शहर के ज़िम्मेदार हजरात का मेरे पास टेलीफोन आता था कि साहब क्या 2 पास मिल जाएंगे, और ऐसे लोगों का आता था टेलीफोन कि खुद मुझे हैरत होती थी। बड़ी बात। तो ये इश्क था, वो भी मैंने देखा है। और आगे अगर आपका कोई सवाल होगा तो मैं आज के हालात भी बताऊंगा। सवाल में एक और सवाल आता है, लेकिन मेरा वापस थोड़ा सा लौट कर आता हूँ। जो शायरों को सिलेक्ट करने का तरीका है, उसमें एक कोर कमेटी होगी, ज़ाहिर सी बात है आपकी, उसमें लोग होंगे और उसमें फिर एक मशवरा तय होता होगा कि हमारे पास इतने नाम हैं, इनमें से हमें इनको बुलाना है, वो तरीक़ाकार क्या है? साहब आपको हैरत होगी, राज की बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे मुशायरा जब एक उस शब मुकम्मल होती है तो उसके तीसरे दिन हम लोगों की एक मीटिंग होती है और उसके बाद काम शुरू हो जाता है। हम लोग 3 लोग हैं जो लोगों के रेफरेंसेस से भी शोराए कराम को सुना जाता है और यूट्यूब से भी हम लोग बहुत ज़्यादा मदद लेते हैं। उसके बाद फिर आपस में ये तय होता है किसको बुलाया जाए, किसको ज़हमत दी जाए। उसके बाद हमारे यहाँ इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हैं कि हम अपनी स्टेज पर उसको ज़हमत दें जो कम से कम 1 बरस यहाँ किसी मुशायरे में जिसकी शिरकत ना हुई हो। तो ये तरीक़ेकार है और इसी पर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कर रहे हैं। अच्छा, मुशायरों के हवाले से जब शायरों को दूसरे ममालिक से बुलाना आपको पड़ता है, ख़ासकर हिंदुस्तान से, अक्सर आपके यहाँ पाकिस्तान से भी और जगहों से भी शायर हज़रात आए हैं आपके मुशायरों में, तो वहाँ की गवर्नमेंट से, वहाँ की हुकूमत से, वहाँ का जो अमला है, जहाँ-जहाँ से आपको मदद लेनी पड़ती है, वहाँ किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है या मदद के तौर पे डायरेक्ट मदद मिल जाती है? अब हम थोड़ा-सा आपके इस सवाल को तब्दील करना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने मेरे दरीना साथी मरहूम सलीम जाफ़री का ज़िक्र किया और उसके हवाले से मैंने वो तफ़सीलात बतलाई। अब मैं आपको बतलाऊँ कि हमने एक करवट लिया। जी, वो साल था 2002 में। 2002 में पहले एक हमने मेगा मुशायरा किया था, जिसमें कैफ़ी आज़मी के नाम से एक अवार्ड दिया था अहमद फ़राज साहब को। उसमें जावेद अख्तर भी मौजूद थे और शबाना आज़मी, शौकत, बहरहाल उस वक़्त जितने भी लोग बाहयात थे हिंदू पाक के, सभी लोगों को मदऊ किया था और अल्लाह का शुक्र है सब लोग आए थे। उसके बाद ही हमने सोचा कि अब आज के बाद हम लोग जश्न हिंदुस्तान मनाएंगे। वो महीना था अक्टूबर का। हमें नहीं मालूम था कि ये हम मना नहीं पाएंगे। बहरहाल हम लोगों ने तय किया कि हम मनाएंगे। अब उसमें ज़रूरी था जब हिंदुस्तान का जश्न हो तो हिंदुस्तान का सफ़ीर भी उसके अंदर हो। शुरुआत हमने वहाँ से की। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और गोशगुजार करूँ कि हमेशा हिंदुस्तान का जश्न मनाया जाता रहेगा, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ विद इन कैंपस ऑफ एम्बेसी एंड विद इन कैंपस ऑफ काउंसलेट, उन्हीं के अंदर ही एम्बेसी के, और वो होता था। हमने कहा नहीं, हम मनाएंगे, बाहर मनाएंगे। उसकी वजह थी कि मुशायरा हमने क्यों चुना, क्योंकि यहाँ लाल किले पर जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक दिन मुशायरा किया, एक दिन कवि सम्मेलन किया, और भी दूसरी ज़ुबानों में हुआ, लेकिन वो कवि सम्मेलन मुशायरा होता रहा। हमने कहा हम दोनों को एक साथ करेंगे। उसकी वजह ये थी कि मुशायरे और कवि सम्मेलन तो हिंदुस्तान के बाहर बहुत हुए हैं, 1-2 शायर को बुला कर, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये दोनों चीज़ें एक स्टेज पर इससे पहले कभी नहीं हुई। जी, बड़ी बात है ये। हमने कहा हम करेंगे, और एम्बेसी से हमें परेशानियां हुई और बहरहाल
एम्बेसी ने हमारा बहुत साथ दिया। पहले तो ये हुआ कि नहीं, और फिर हम लोगों ने किया। अब आपका सवाल था कि वहाँ के लोकल, मैं इस वक्त वहाँ के हुक्मरानों का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। वहाँ के प्रेसिडेंट, यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद, और वहाँ के नायब प्रेसिडेंट और हुक्मरान दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, इन शेखों ने, वहाँ के रूलर्स ने ये मौका दे रखा है कि आप अपनी हर चीज़ अपने अंदाज में कीजिए। वहाँ पर रुकावट जैसे तो कोई चीज़ ही नहीं। वहाँ तो ये होता है कि कैसे हम आपकी मदद करें। बहरहाल वो दिन आया और हमने इसको शुरू किया। दूसरी चीज़ का मैं जिक्र आपको करता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ दुबई ने, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल ने हमारे भारतीय गणतंत्र दिवस को, जश्न जमहूरियत हिंद को, इंडियन रिपब्लिक डे को दुबई शॉपिंग फेस्टिवल का ऑफिशियल इवेंट बनाया और हम उसके हिस्से रहे अरे वाह, 21 बरस तक। बड़ी बात ये। अब तारीखों में इख्तलाफात हो गया, वो पहले होने लगा, हम बाद में, इस वजह से अब हम उसका हिस्सा नहीं हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा वहाँ के हुक्मरानों का। सलाउद्दीन साहब, अभी आपने जिक्र करा कि वहाँ पे जो है जवाहरलाल नेहरू साहब ने जो है मुशायरा पहले कराया आज़ादी के बाद, और फिर आपका वो तरीका कि कवि सम्मेलन और मुशायरा एक साथ कराना। और मैं आपको, खैर मैं क्या बताऊंगा, आपको खुद इस बात का पता होगा, लोगों को इस बात का पता होगा। लाल किले के मुशायरे 15 साल मैंने भी लगातार किए हैं, लाल किले के मुशायरे। और मैंने देखा कि एक दिन कवि सम्मेलन होता था, एक दिन मुशायरा होता था। तो जो आपने तरीका इख्तियार किया, मुशायरा, कवि सम्मेलन, हिंदी और उर्दू को गले मिलाने का, वो तरीका आज तक चला आ रहा है लाल किले के मुशायरे में। और इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, आपकी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। ये सहरा ज़ाहिर सी बात है, ये छुपी हुई बात है, दबी हुई बात है, जो लोगों को अब तक नहीं पता थी। हमारे नाज़रीन को, जहाँ जहाँ इस प्रोग्राम को लोग देखेंगे, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि सलाहुद्दीन साहब की कोशिशें ही थी कि आज दिल्ली जैसे शहर के लाल किले के मुशायरे में वही तरीका इस्तेमाल किया जाता है जो सलाहुद्दीन साहब ने शुरू किया था। इसके लिए आप वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अच्छा सलाहुद्दीन साहब, मुशायरों के ही, क्योंकि आपका ताल्लुक़ मुशायरों से है, उर्दू की हमारी बात हो गई, मुशायरों के ही हवाले से मेरा अगला सवाल ये है कि आपके मुशायरों में हिंदुस्तान से जो है अक्सर सियासतदान भी शामिल होते रहे हैं। बहुत प्यारी बात है। जश्न हिंदुस्तान अगर मना रहे हैं तो उसी वक्त वो मुकम्मल हो सकता है जब उसमें सिर्फ सियासतदान ही नहीं है, आपकी निगाह, चूँकि प्रेस से आपकी वाबस्तगी है, आपकी निगाह एक पहलू पर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स, जस्टिस और आपके शोबे के बहुत सारे लोग, और हाँ, आपने सही फरमाया, हमारे यहाँ यूनियन मिनिस्टर्स पहुँचे, हमारे यहाँ मेंबर पार्लियामेंट्स पहुँचे, हमारे यहाँ पार्टी प्रेसिडेंट्स पहुँचे, और हम हर साल किसी ना किसी को बुलाते हैं। इसकी सिर्फ एक वजह ये थी कि हम ये चाहते थे बिल्कुल उसी अंदाज से ये जश्न मनाया जाए जिस तरीके से हमारे अपने मुल्क में मनाया जाता है। हमने कभी तफरीक नहीं रखी कि ये किस पार्टी के हैं। हमने हर उस आदमी को अपनी स्टेज पर दावत दिया जिसको देना चाहिए था, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये है, मेरा पैगाम यही, जैसे आपने पहले कहा था, अगर मुझे सही याद है, कि मेरा पैगाम है सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत पहुंचाना, सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत। अरे साहब, हम तो उस मुल्क के रहने वाले हैं कि जहां पर कुदरत ने दो नदियों को गले मिला दिया, तो इंसान क्या चीज़ है? तो हमारी किस्मत में लिख दिया गया है कि हम सब लोगों को मिलजुल कर ही रहते हैं और मिलजुल कर ही रहना है, तो ही वह हिंदुस्तान है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये किया कि बिल्कुल मैंने बुलाया। हर साल हम बुलाते हैं किसी ना किसी को, हम ज़हमत देते हैं। मैं एक चीज़ और आपको बतलाऊँ, पूरे दुनिया के उन मुल्कों में जहाँ पर कोविड था, वहाँ पर उस साल कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक अकेला ये प्रोग्राम आपका है, इंडियन रिपब्लिक डे कवि सम्मेलन मुशायरा, जो दुबई में मुनक्किद हुआ। बस इतना ज़रूर रहा कि हम जनवरी में नहीं कर पाए, उसको हमने 18 मार्च को किया। जी, ये बड़ी बात है, लेकिन किया अब तक। वाकई बहुत बड़ी बात है कि उन वक्तों में जहाँ घर से बाहर निकलना भी दुश्वार था, सांस लेना भी दुश्वार था खिड़की में आकर, और आपने एक मुशायरा किया। कितनी सारी तैयारियां, कितनी सारी परेशानियां इसके सामने रही होंगी, और लेकिन आपने उस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। मुशायरों के हवाले से आखिर में ही मेरे एक आध सवाल और हैं कि आप उर्दू की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बरसों से उर्दू की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और सिर्फ उर्दू की ही खिदमत अंजाम दे रहे हैं।
आने वाली नस्लों को, नए शोरा हजरात को, या जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत कमियाँ आप पाते हैं या अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी तरफ से क्या पैगाम है? आपका सवाल तो ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं ज़रूर इसका जवाब दूंगा। और मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि सुनने को। देखिए, आपकी आवाज़ अच्छी है, आपका पढ़ने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, वो अपनी जगह है। मेरी सिर्फ़ गुज़ारिश ये है, अपने मुल्क के तमाम शुअराए किराम से इल्म हासिल करें, इल्म हासिल करें। बग़ैर इल्म के कुछ नहीं होगा। इल्म ज़रूर हासिल कीजिए और करना चाहिए। जिस ज़ुबान से आपको इश्क है, उसकी बाकायदगी के साथ जानकारी होनी चाहिए। आखिर में एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि सैयद सलाहुद्दीन साहब आने वाले वक्तों में मुशायरों के हवाले से और क्या करना चाहते हैं? अभी जल्दी ही आपका जो अगला प्रोग्राम है वो क्या है और कब है? हमारे मुशायरों की तारीख़ तो बिल्कुल तय रहती है कि 26 जनवरी से पहले या 26 जनवरी के बाद जो पहला सैटरडे होता है, उस दिन हम करते हैं। और इस मौके पर मैं आपको अपनी मैगज़ीन भी दिखलाना चाहता हूँ, ताकि वो भी आ जाए। ये देखिए, ये हमारी मैगज़ीन है। इस पर ये लाल किला जो आप देख रहे हैं, ये पिछले 22 बरसों से इसी शान से है। पीछे जो है वो हम बदलते रहते हैं, जो भी यूएई की या दुबई की नई चीज़ होती है वो लाते हैं। ये मुजल्ला तैयार करने में काफ़ी वक्त लगता है। हम चाहते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भरपूर हो, ताकि हमारी आने वाली नस्लें इसको पढ़ें और देखें कि क्या क्या किया गया है। दूसरी बात, आपको मैं ये भी बताऊं कि आपके इस प्रोग्राम पर रिसर्च हो रही है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और जब हम लोगों का 25वां बरस होगा, हम अब अगले साल हम 23वां मनाएंगे, तो हम वहाँ पर उसको रिलीज़ कराएंगे। आपका ये सवाल था कि और इसके अलावा क्या आप चाहते हैं। ज़हन में कई चीज़ें हैं जिसको मैं इस वक्त यहाँ पर अ, बता नहीं पाऊँगा। मैं माज़रत चाहता हूँ। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हाँ, यकीनी तौर पे हमारे ज़हन पर है। आपकी प्लानिंग का हिस्सा है, और मेरा सवाल था ही इसलिए कि हमारे जो नाज़रीन हैं या इस प्रोग्राम को जहाँ-जहाँ भी लोग देख रहे हैं, उन तक ये ख़बर ज़रूर चली जाए कि सैयद सलाहुद्दीन साहब की जो हदें हैं, वो सिर्फ़ मुशायरे तक नहीं हैं उर्दू की ख़िदमत के लिए, बल्कि उन हदों से अब सलाहुद्दीन साहब काफ़ी आगे निकल चुके हैं, निकलना चाहते हैं, निकल रहे हैं, और आने वाले वक्तों में सैयद सलाहुद्दीन साहब और उनकी टीम के ज़रिए हमारे नाज़रीन को, उर्दू के चाहने वालों को, वो बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, उसमें शिरकत होने का मौका मिलेगा कि जिससे ना सिर्फ़ उर्दू की खिदमत होती है, बल्कि हमें कुछ सीखने को भी मिलता है और हमारा शगफ़ भी बढ़ता है आगे कुछ करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। तालीम के हवाले से सैयद सलाहुद्दीन साहब ने हमें मशवरा दिया कि उर्दू ज़रूर सीखनी चाहिए, और मैं इस बात का गवाह हूँ कि जब मुशायरा हिंदुस्तान में, हम जिस चैनल से जुड़े रहे, उस चैनल में जब शुरू हुआ, तो उर्दू को पढ़ते हुए मैंने लोगों को देखा, हिंदू हज़रात को कोर्स करते हुए मैंने देखा, यहाँ तक कि उर्दू अकेडमी तो कोर्स कराती है, शॉर्ट टर्म कोर्स उर्दू लर्निंग का, सीखने का, और मुख्तलिफ़ प्राइवेट अदारे भी इसके लिए खुल गए थे। और मुशायरों की एक सबसे खूबसूरत बात जो लगती है वो ये है कि जैसे अभी सलाहुद्दीन साहब ने कहा कि हमारे मुल्क की खूबसूरती ये है कि गंगा और जमुना एक जगह जाके गले मिलती हैं। ऐसे ही कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी हो जाए, उर्दू से मोहब्बत करने वाले और ख़ुद उर्दू अपने आप आगे बढ़ती रहेगी, परवान चढ़ती रहेगी, और एक दिन सारी दुनिया में उर्दू का ही बोलबाला होगा। सैयद सलाहुद्दीन साहब, आप हमारे इस शो में आपने शिरकत की, हमें वक्त दिया, आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके टीवी का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।